सर मैं फ़हद अहमद सिद्दीकी एडवोकेट मेरा नाम है। लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन इन चाइल्ड कस्टडी लॉ सर्विसेज इन पाकिस्तान के नाम से एक इदारा चला रहा हूँ। और मेरी जो बेसिकली एडवोकेसी है वो रिवॉल्व करती है फॉर द इक्वलिटी ऑफ पेरेंट्स। मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पोस्ट सेपरेशन लिटिगेशन में दोनों पेरेंट्स को इक्वलिटी ऑफ राइट्स हासिल होने चाहिए। और मैं एजिटेट कर रहा हूँ फॉर द एप्लीकेशन एंड एडॉप्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ शेयर्ड पेरेंटिंग इन पाकिस्तान। जो प्रेजेंटली जो अनफॉर्चुनेटली जो लिटिगेशन है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल कस्टडी और विद मिनिमम एक्सेस, वेयर एज आई एम एजिटेटिंग फॉर मैक्सिमम एक्सेस एंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड पेरेंटिंग। देखिए दिल साहब, गुजारिश ये है कि सबसे पहले हमें समझना चाहिए कॉन्सेप्ट को कि असल है क्या। शादी होती है दोनों मियाँ बीवी की और फिर बच्चे अल्लाह ताला वजूद में लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुताबिक मुश्किल नहीं था कि वो बीबी मरियम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो हम भी एक सिंगल पेरेंट बच्चे पैदा हो सकते थे, इसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर अल्लाह ने मियाँ और बीवी, माँ और बाप दोनों को रखा और फिर उनके मिलन से ही आगे नस्ल इंसानी कंटिन्यू की, तो इसके पीछे यकीनन कोई मसलहत होगी, कोई ना कोई अल्लाह पाक की मंशा होगी। इस वक्त तकाज़ा अक़ल का कह लीजिए या वक्त का कह लीजिए, वो ये बात समझने का है कि डिवोर्स, खुला, सेपरेशन, अलहदगी स्पाउसेस के दरमियान हो रही है। मियाँ ने तलाक दी बीवी को, बीवी ने खुला लिया मियाँ से, इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है। तो अगर आप कोर्ट में जाते हैं, लिटिगेशन में शुरू हो जाती है और आप एक पेरेंट को मैक्सिमम एक्सेस दे देते हैं और दूसरे पेरेंट को रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे देते हैं, तो बेसिकली आप उस बच्चे को सज़ा दे रहे हैं उस सेपरेशन की जो उनके माँ बाप के दरमियान हो गई। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सेपरेशन, डिवोर्स और खुला और समथिंग जो भी है, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स। बच्चे के लिए दोनों माँ बाप मुकद्दम हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि बच्चे का आप माँ को मुकद्दम कर दें या बाप को मुकद्दम कर दें और दूसरे को नेगेट कर दें। इसी तरह अगर मेरी बात को आप समझेंगे, इस ज़्यादा डीपर अप्रिसिएशन करें, तो कुरान हकीम में अल्लाह पाक बहरहाल खालिक भी हैं हमारे और हर चीज़ से वो आगाह भी हैं। इंसान को जितनी दुआएं सिखाई गई हैं माँ बाप के हवाले से, वो दोनों माँ बाप के हवाले से। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा का अगर हम जिक्र करें तो ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन पे रहम फरमाया था। उसमें अल्लाह ने ये किसी जगह नहीं इंसान को सिखाया कि भाई या अल्लाह मेरे बाप पे रहम फरमा दे या मेरी माँ पे रहम फरमा दे। दोनों पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह अकल का तकाजा तो ये है कि जो ये आप लिटिगेशंस में जाते हैं अनाओं के चक्कर में, तो आप अपने बच्चों का जो हक़ है, जो आपका जायज़ पैसा है जो आप कमाते हैं, वो अपने बच्चों पे लगाने के लिए कमाते हैं और उन बच्चों का वो हक़ है उस पर, आप उससे ज़ाया करके लिटिगेशन में अदालतों में खर्च रहे हैं, लिटिगेशन को बढ़ा रहे हैं। उन्हें ख़त्म होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि वक्त का तकाजा ये है कि इन बच्चों के लिए बाप भी अहम है और माँ भी अहम है, तो इन्हें मैक्सिमम एक्सेस देनी चाहिए दोनों पेरेंट्स तक। ये बच्चों का बुनियादी हक़ है, दैट शुड नॉट बी डिनाइड। अब वो बच्चे किसके पास रहते हैं, मेरे पास रहते हैं या मेरी साहबका बीवी के पास रहते हैं, तो इट शुड नॉट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीज़ों से। दिल साहब, इसमें बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है ये। पेरेंट्स तक तो बात बहुत बाद में आती है कि जी पेरेंट्स गलती करें। आपने तो पेरेंट्स के दरमियान में होनी ही नहीं सुना। जब आप कस्टडी लिटिगेशन में आ गए तो इट विल ऑलवेज बी द कोर्ट जो एक्चुअल गार्डियन है उन बच्चों का, डिफेक्टो गार्डियन है। तो आपने तो कोर्ट के साथ बार्गेन करनी है, कोर्ट के साथ बात करनी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो आप मैनेजमेंट वाली बात करें, इट्स नॉट एन इशू। आप कोर्ट में भी तो मुलाकात कर रहे हैं, अंडर बेलिफ्स सुपरविजन ये मुलाकात चल रही है ना, तो ये तो ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है कि वो बेलिफ अपॉइंट करे, वो सिक्योरिटीज़ ले ले, वो इंडेमनिटी बॉन्ड्स भरवा ले। ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप इतना एक अच्छा जो माहौल पैदा हो सकता है उसे रोक दें ख़त्म करने से। आप इंडेमनिटी बॉन्ड्स भरवा सकते हैं, आप श्योरिटी बॉन्ड्स ले सकते हैं, आप पर्सनल श्योरिटीज़ ले सकते हैं। आप बाप को या माँ को, जो भी नॉन कस्टोडियल पेरेंट है, उसे बाउंड कर सकते हैं। आप एसएचओ को डायरेक्ट कर सकते हैं कि जी इन्हें इंश्योर करें। पुलिस से भी तो आप कोर्ट्स ने जब रिकवर कराना होता है हेबियस के थ्रू, तो थ्रू पुलिस ही होती है ना जी। तो वही सेम आप कोर्ट्स पुलिस के थ्रू इंश्योर कर सकती हैं इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट। बट व्हाई इट इज़ टू बी डन विद इन द कोर्ट प्रेमिसेस। और आप जुल्म की इंतहा देखिए, कराची में 90 मिनट की मुलाकात है, आप 90 मिनट्स में अपने बच्चे के साथ किस किस्म की बॉन्ड डेवलप कर सकती हैं, मुझे गाइड कर दीजिए। मुझे आज तक नहीं समझ आ सकी। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, चाइल्ड कस्टडी इश्यूज़ को 4 लॉज डील कर रहे हैं।
गार्डियन अवार्ड्स एक्ट 1890 है, फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 हैं। कोई एक कानून मुझे बता दें जिसमें कोई एक प्रोविजन हो जो कहती हो कि 90 मिनट्स की कोर्ट मुलाकात होगी। नॉट इवन अ सिंगल प्रोविजन। एवरी गार्डियन कोर्ट इज़ बाउंड। एक रीज़न नहीं बताई जाती कि वाई कि इस बच्चे की जो लिटिगेशन में आ गई है, मैं सेक्शन 12 की एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए कोर्ट विजिटेशन क्यों फिक्स कर रहा हूँ, हालांकि सेक्शन 24A ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट कैटेगोरिकली लेज डाउन एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी अथॉरिटी मेड बाय द कोर्ट और द एग्जीक्यूटिव वन टू गिव रीजंस। आप जितने ऑर्डर्स उठा के देख लें, किसी एक में ये सजेशन नहीं होगा, किसी एक में रीजनिंग नहीं होगी कि ये 90 मिनट्स की कोर्ट प्रेमिसेस में क्यों मुलाकात की जाए और ये 90 मिनट से क्यों हो। कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि बाप अपने बच्चे से ओवरनाइट नहीं मिल सकता। मैं इस सिलसिले में आपकी फर्दर इसमें असिस्टेंस के लिए, देखिए हम एक तरफ कहते हैं जी कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई लॉ नहीं बनेगा। कुरान हकीम की सूरत बकरा की आयत नंबर 233 है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है जो शेयर्ड पेरेंटिंग को ऑर्डेन करती है। आई थिंक मैं अरबी में इतना नहीं हूँ, लेकिन उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ये है कि नो मदर शैल बी हार्म फॉर हर चाइल्ड एंड नो फादर शैल बी हार्म फॉर हिज चाइल्ड। तो शेयर्ड पेरेंटिंग का, शेयर इक्वलिटी ऑफ पेरेंटिंग का लॉ तो अल्लाह ने दे दिया आपको। फिर साइमल्टेनियसली इसी को आगे लेके चलें। आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जहाँ पे लॉ साइलेंट है, कोर्ट कैन सीक गाइडेंस फ्रॉम द इस्लामिक इंजंक्शंस। अब कस्टडी वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें इस्लामिक इंजंक्शंस खामोश हैं। अगर आप बात इसको स्टडी करें, थॉरली गो थ्रू करें, तो आपको ये समझ में आएगी कि इस्लामिक इंजंक्शंस मुलाकात, विजिटेशन के ऊपर खामोश हैं। अल्लाह ने इंसान के लिए छोड़ दिया कि भी आप इसे डिसाइड करते रहिएगा। अभी इस्लामिक इंजंक्शंस भी खामोश हैं, कानून पाकिस्तान का भी खामोश है, विजिटेशन कितनी होनी चाहिए पोस्ट सेपरेशन एरिया में और कहाँ पर होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और सही हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसमें अल्लाह पाक के नबी से एक शख्स ने पूछा है, अल्लाह के नबी मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो अल्लाह पाक के नबी ने कहा तुम्हारी वालदा का। फिर पूछा सवाल किसका है? फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी वालदा का। 3 दफ़ा सवाल पूछा गया, तीनों दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ का। चौथी दफ़ा सवाल पूछा गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाप का। आप इस हदीस को चूँकि सही हदीस है, इसे एज ए रूल ऑफ लॉ उठा लें, एज ए प्रिंसिपल ऑफ कानून समझ लें, इसे यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉ समझ लें या कानून असूल कानून समझ लें, तो आप 3 हिस्से माँ के हो गए, एक हिस्सा बाप का हो गया। ऐसे ही बनेगा नहीं इक्वेशन। आपके एक महीने में 720 घंटे हैं, आप डिवाइड कर दें, 3 हिस्से माँ को दे दें, एक हिस्सा बाप को दे दें। वो एक हिस्सा जो अल्लाह के नबी के हदीस की रोशनी में, जबकि कानून हमारा साइलेंट है, उसके मुताबिक 186 घंटे एक महीने में यानी 8 दिन एक बाप का हक़ है कि उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन करे इस हदीस के रोशनी में, जबकि लॉ बिल्कुल साइलेंट है, कानून भी, इस्लाम भी, कुरान भी, हदीस भी। तो मेरे भाई, अगर 8 दिन की मुलाकात अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि बाप को दीजिए एक महीने में, आप 90 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करें, आप पूरे साल में 8 दिन की मुलाकात नहीं लेते, आपकी पूरे साल में हार्डली 24 घंटे की मुलाकात नहीं बन रही। तो आप फिर ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे कल को एक इज़्ज़तदार शहरी बनेंगे, मुअज़्ज़ज़ शहरी बनेंगे। इसका फिर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी, आप लीगल एस्पेक्ट को छोड़ दीजिए, आप इसके साथ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। मैं लॉयर हूँ, आई एम ए लॉयर। मैंने 26-27 मज़ामीन पढ़े, उनमें से एक भी साइकेट्रिक रिलेटेड नहीं था। जितने मुअज़्ज़ज़ जज साहबान कोर्ट्स में आते हैं, इनमें से कोई एक भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा एज ए रेगुलर सब्जेक्ट। किसी ने पढ़ी हो तो मैं कह नहीं सकता। आप कैसे डिटर्मिन करेंगे कि ये बच्चा ब्रेन वॉश नहीं हुआ? उसकी टोटल मुलाकात 180 मिनट की है एक महीने में, 3 घंटे की मुलाकात है, जबकि 717 घंटे की मुलाकात उसकी माँ के पास है, जिसमें मैं अपनी बात करूँगा दिल साहब, मुझे तकरीबन 19 साल हो गए हैं वकालत में। मैंने कोई एक पेरेंट ऐसा नहीं देखा, ना मदर ना फादर, जिसने अपने आप को जस्टिफाई ना किया हो। वैसे मैंने कोई हस्बैंड ऐसा नहीं देखा जिसने ये कहा कि भाई मेरी बीवी बड़ी शरीफ औरत थी और मैं गुनहगार था या मैं गलत था। मैंने जितने देखे उन्होंने कहा जी बीवी मेरी करप्ट थी, बीवी में मेरे 2 मसाइल थे, मैं बड़ा अच्छा आदमी था। इसी तरह मैंने कोई औरत नहीं देखी आज तक जिसने कहा कि नहीं जी मैं बड़ी गंदी औरत थी और मेरा मियाँ बड़ा अच्छा था। हर औरत ने कहा जी मैं बड़ी शरीफ औरत थी, वो औरतें लाता था यार। फिर साइमल्टेनियसली आप अभी कभी कोर्स में जाएं, आप कोर्स में जाके देखें, आपको नज़र आएगा कि वो बच्चे साइकोलॉजिकली इतने पैनिक्ड हैं, वो अपने बाप के साथ मिल नहीं सकते। बाप हो या नॉन कस्टोडियल पेरेंट कोई भी हो सकता है, वो गैल्वनाइज नहीं हो सकते, वो मुलाकात नहीं कर सकते, वो लिपट नहीं सकते, वो खेल नहीं सकते। आप 12 साल की बेटी को गोद में उठा सकते हैं सर? आप इस माशरे में 15 साल की बेटी को गोद में उठा के ले जा सकते हैं बाहर?
जितना मुआशरे की आपकी अनफॉर्चुनेटली जनरल डिस्क्रिप्शन जो है कार मुज़ल्लत में गिरने वाली सोच है। आप तो 4 साल की बेटी को गोद में उठाएंगे ना, या 5 साल की, या 6 साल बहुत होगा तो 6 साल की बच्ची को गोद में उठा लेंगे। तो वो उस बच्ची से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं कि उसके पेरेंट्स ने सेपरेशन ले ली है, आप उसे सज़ा दे रहे हैं। तो आप कौन से वेलफेयर की पीछे लगे हैं कि हम वेलफेयर ऑफ माइनर इज़ द पैरामाउंट कंसिडरेशन। देखें आप, मैं एक अपने मेरी बेटी के साथ, या मेरा बेटा और बेटी हैं, वो रात को मेरे साथ मेरे कंधे पे सर रख के सो रहे हैं, मैं उन्हें लोरी सुना रहा हूँ, मैं उन्हें कहानी सुना रहा हूँ। मेरे किसी बात पे मेरी बीवी से झगड़ा हो जाता है, वो नाराज़ होकर घर चली जाती हैं, या मेरा अपने शौहर से झगड़ा हो जाता है, वो मुझे घर से निकाल देते हैं। ऑल ऑफ ए सडन आप एक जो इंतहाई लविंग पेरेंट हैं, आप एकदम एक क्रिमिनल की शूज़ में पाँव रख लिया आपने। आप अगर क्रिमिनल लॉ को देखें तो देयर आर ऑलमोस्ट मोर और लेस 26 राइट्स एवरी क्रिमिनल हैज़। आप उसे 3rd डिग्री का निशाना नहीं बना सकते, आप उसे 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे। अगर उसने नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में कोई फॉल करता हुआ जुर्म किया तो बेल उसका मैटर ऑफ राइट है। अगर उसने प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता हुआ कोई क्राइम किया तो 2 साल के बाद बेल उसका राइट बन जाएगा, एंड सो फोर्थ। 26 राइट्स हैं एज पर द साइटेशंस, एज पर द लॉ। एक नॉन कस्टोडियल पेरेंट मेड विद द मदर और द फादर, उसके क्या राइट्स हैं। मैं नेचुरल गार्डियन हूँ, लेकिन उस नेचुरल गार्डियनशिप का मुझे क्या फ़ायदा है। मैं अपने बच्चे के साथ घर पे मुलाकात नहीं कर सकता। मैं अगर एक फौजदारी कानून में इन्वॉल्व हूँ तो मैं जेल में बंद एक मुजरिम हूँ, तो मेरा ये राइट है कि मैंने हर दूसरे हफ्ते अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करनी है और कंफर्टेबल प्लेस में करनी है। जेल के अंदर एक मुझे अलाउड है प्रेमिसेस, इज़्ज़तदार तरीके से। लेकिन मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मेरा सिर्फ क्राइम ये है कि मेरी बीवी ने मुझसे खुला ले ली है, या मेरा ये क्राइम है कि आउट ऑफ एनी डिस्प्यूट मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स कर दिया है। लेकिन मैं अपने बच्चे को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। मैंने अगर अपने बच्चे के साथ ईद पे मुलाकात करनी है तो मैंने कोर्ट आना है, वहाँ पे 250-300 लोग बैठे हैं, उनके साथ मिलके मैंने एक वो भेड़ बकरियों वाला डेविड जो बंदा हुआ है उसके अंदर बैठ के मैंने मुलाकात करनी है, उससे हट के नहीं करनी। क्यों? मैं ATM कार्ड हूँ, मेरे पे मेरी लाइबिलिटीज़ ही लाइबिलिटीज़ हैं। बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो ख़र्चा दे, बाप की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को तरबियत करे। आप कौन सी तरबियत करवा रहे हैं इन बच्चों की जो कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हैं 90 मिनट की मुलाकात में। आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची में, बहुत खींच के भी एवरेज निकालें तो 10,000 के करीब केसेस हैं। 10,000 में 2 बच्चे भी रखें तो 20,000 बच्चा एट स्टेक है, और ये हर साल का है। खुला की रेशियो बढ़ती जा रही है, काम नहीं हो रही है। आप इसे रोक नहीं सकेंगे। जो ड्रामे आप बना रहे हैं, जो आप मीडिया आप दे रहे हैं, जो आपने सोसाइटी में आपने एक रेस शुरू की हुई है कि कौन कितनी जल्दी अपना घर तोड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जोड़ने वाले तो ख़त्म हो गए, अब तो तोड़ने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं। आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि यार इन बच्चों की कोई बेहतरी होगी, कैसे बेहतरी होगी? क्या मैं एक जो फादर है जो उसी शूज़ में जो एक क्रिमिनल के शूज़ में अगर आए, उसे तो कोई राइट अवेलेबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भरा पड़ा है आपका नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से। वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट्स क्यों नहीं अडॉप्ट करती, इसकी मुझे आज तक नहीं समझ आ सकी। सबसे बड़ी वजह आपकी यूनिटी ना होने। आपको तकलीफ़ नहीं है, आप हायर कोर्ट्स में नहीं जाते। अगर आपको ग्रीवियंस होगी आप हायर कोर्ट्स में जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी वजह इसकी अनअवेयरनेस ऑफ इनफेमिलियरिटी विद लॉ है। आप मेंटेनेंस कोर्स लगाती हैं, मेंटेनेंस के लिए भाग भाग के हाई कोर्ट जाते हैं। आप विजिटेशन के अगेंस्ट क्यों नहीं हाई कोर्ट जाते? किसने रोका आपको? चलें जजेस, एक जज है उसका काम है फैसला देना, जो वो सुनेगा उसके मुताबिक फ़ैसला दे दिया। आपका काम है ना आप इससे असील करें, चैलेंज करें अपर कोर्ट्स में। हायर कोर्ट्स में क्यों नहीं चैलेंज करते? और कितनी आज तक रिटें फाइल हुई हैं, CP's कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशंस प्रो बोनो फाइल की गई हैं इस सब्जेक्ट में। हर दूसरा बंदा 90 मिनट की मुलाकात ले रहा है, 5-5, 6-6, 7-7 साल केस चल रहा है। बच्चा 2 साल का आता है, 12-12 साल का हो गया, कोर्ट से निकलता है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई एफर्ट नहीं है, कोई जुस्तजू नहीं है। इस पर तो जुस्तजू करने की देर है ना, कोई खड़ा होने के लिए। आपका जॉइंट वेंचर ही नहीं है। आप क्यों नहीं हाई कोर्ट जाते? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में 100 नॉन कस्टोडियल फादर्स खड़े हैं और हाई कोर्ट जाएँ, उन्हें क्या हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, क्यों हमें अपने भेड़ बकरियों की तरह कोर्ट्स में बांधा हुआ। और आप देखें इससे बड़ा जुल्म क्या है? इससे बड़ा जुल्म ये है कि आप 90 मिनट की मुलाकात कर रहे हैं विद इन कोर्ट प्रेमिसेस, और सामने मामू या माँ या खाला या नानी, अगर नॉन कस्टोडियल पेरेंट फादर है और अगर कस्टोडियल पेरेंट मदर है, तो बाप भाई चाचा बैठे होंगे, बच्चे को प्रोग्राम कर रहे हैं। वो बच्चा तो फ्री है ही नहीं। वो 90 मिनट की मुलाकात महीने में 2 दफ़ा जो हो रही है वो भी अंडर कंट्रोल हो रही है। आप इससे बड़ा जुल्म देखें कि आप अपनी गार्डियन विजिटेशन एरिया में पिक्चर नहीं ले सकते अपने बच्चे की, आप अपने बच्चे की वीडियो नहीं बना सकते, इवन फॉर ए मेमोरी।
प्रैक्टिस है, एक हलाकू खान का निज़ाम कायम हुआ है। मसला ये है कि उसे चैलेंज कोई नहीं करता, आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। आज आप आवाज़ उठाएं, कल इंशाल्लाह मामला रिजॉल्व हो जाएंगे। लॉयर का रोल है, देखें कुरान हकीम में 700 दफ़ा जिक्र है, ए लोगों तुम सोचो, तुम गौर करो, तुम सोचते क्यों नहीं हो। अल्लाह पाक ने किसी जगह नहीं कहा कि मौलवी सोचेगा आप नहीं सोचेंगे, किसी जगह बैन लगाया। अब आपकी मर्ज़ी, आप ना सोचें, आप मौलवी के पीछे लग जाएँ, वो जिस तरह उसने सोच लिया। साइमल्टेनियसली अगर आप ये समझें कि आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ फ़ीस दे देंगे लॉयर को और ये लॉयर की आगे सवाबदीद है वो क्या करे, तो ये गलती आपकी है। मैं आपका वकील हूँ, मैं आपके बच्चे का बाप तो नहीं बन सकता, या बन सकता हूँ। मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त नहीं हुआ करता, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है। आप पढ़ें, आप बताएं, एजुकेट करें अपने लॉयर को। आपको लॉयर मल्टीपल डायमेंशन में काम कर रहा है, उसके पास हो सकता है कॉर्पोरेट का भी केस हो, उसके पास फैमिली केसेस भी हो, उसके पास मर्डर केसेस भी हो, मल्टी डायमेंशनल उसका अप्रोच हो। इट इज़ द ड्यूटी कास्ट अपॉन यू, इफ़ यू आर ए वेरी कहते हैं केयरिंग फादर, देन यू शुड एजुकेट योर लॉयर सो दैट ही कुड एजुकेट द जज। सिस्टम तो इसी तरह चेंज होगा ना जी। अगर आप समझेंगे जी मैंने एक सर्टन अमाउंट ऑफ फीस दे दी, अब ये जाने और इसका काम जाने और आई एम आउट ऑफ द इट, मैं अपनी नौकरी करूँ या जो भी करूँ, तो वो सोच आपकी गलत है। मेरा काम एज ए लॉयर आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बरतानिया क्या कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका हूँ और मेरे अंदर हर चीज़ का नॉलेज अवेलेबल है। आप मुझे बताएं कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे करें, मैं ऐसे करूँगा। सेकेंडली, फैमिली केसेस आर नॉट क्रिमिनल केसेस, दे आर रादर नॉट केसेस इवन। फैमिली कोर्ट को अगर आप ट्रांसलेट करें तो ये पंचायत का एक कॉन्सेप्ट बनता है, ये पंचायती अदालतें हैं, मिल बैठ के बात करने वाली। ये तो स्टीरियोटाइप केसेस हैं ही नहीं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी सिविल केसेस। तो आप किसी जगह भी कोर्ट आपको बार नहीं करती कि जी लॉयर आएंगे तो वो आर्ग्यू करेंगे। आप खुद अगर विजिलेंट फादर हैं आप पढ़ें। अगर मेरे साथ इंटरेक्शन 100 लोगों के है तो मैं उनसे बात करता हूँ, यार आपने फैमिली लॉ एक्ट पढ़ा है, फैमिली को, नहीं सर हमने तो नहीं पढ़ा। भाई पढ़ें, पढ़ने से तो किसी ने नहीं रोका। सोचें, डिस्कशन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कोई नई चीज़ निकले, कोई नया रास्ता निकले, आगे इंशाल्लाह चल सकें आप। अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती है, वो है आपकी ईगोज़। आपकी इतनी हाइटेंड ईगोज़ हैं लिटिगेशन में स्पाउसेस की कि वो बच्चे को सप्रेस करने पे तो फोकस हैं, लेकिन बच्चे की प्रोग्रेशन के बारे में फोकस नहीं है। ठीक है, डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, वन रीज़न और द अदर हो गई, उससे आगे निकलिए। हम अभी तक उसी मामले में फंसे हैं कि वो डिवोर्स क्यों हुई है, वो डिवोर्स किसकी वजह से हुई है। भाई ये तो औरत मर्द का झगड़ा तो 1000 साल से चल रहा है, 5000 साल से, ये अगले 5000 साल भी चलता रहेगा। अब तो स्टेज ये है कि आप उसे मूव फॉरवर्ड करें, आगे चलें, उसमें से वे आउट निकालें कि इसमें से बेहतरीन मेरे बच्चों के लिए क्या है। अब तो आप देखें उन बच्चों को ना दनस्तगी में आपने एक ट्रॉमा से गुजार दिया, उनके लिए सेपरेशन इज़ इनफ ट्रॉमा, उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट डिनाइल को फेस करना पड़ा। आप उस बच्चे के पाँव में शूज़ डालें ना। वो बच्चा क्या सोच रहा है जिसकी बाप तक एक्सेस नहीं है, जिसकी माँ तक एक्सेस नहीं है, वो तो समझ रहे अगर सिंगल चाइल्ड है जी मैं तो अनवांटेड चाइल्ड था, तभी मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया या मेरी माँ ने छोड़ दिया, एज द केस में भी। तो आपने तो उसको फोकस करना है, हैव मैक्सिमम इंटरेक्शन विद योर चाइल्ड। छोड़ दें उस चीज़ को कि कस्टडी का स्टेटस किसके पास है, माँ रख ले, बाप रख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ तो इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द फादर और द मदर एज द केस में भी है ना। आप उसके ऊपर फोकस करें। आप कोर्ट में क्या है जी मैं कस्टडी मदर की फेवर में छोड़ता हूँ, उसके बाद मुझे कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, कोर्ट को मुझे एट होम विजिटेशन राइट्स दें, मैं कस्टडी मदर की फेवर में सरेंडर करता हूँ। फिर आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो ब्रेन वॉशिंग, जो ट्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगी। वो एलिमेंट ऑफ हेटेड निकालना पड़ेगा आपको। तो वो लॉयर्स की तो बहरहाल एक कम्युनिटी की मैं कहूँगा टू सम एक्सटेंट ज़रूर इन्वॉल्वमेंट है, बट द रियल इन्वॉल्वमेंट तो ये क्लाइंट की है ना। मुझे मेरा क्लाइंट कहता है कि जी आप इस पर एलिगेशंस लगाएं, गलत एलिगेशन लगाएं। हम लगाते हैं, आप ना लगवाएंगे तो हम नहीं लगवाएंगे। सर देखिए शेयर्ड पेरेंटिंग में कस्टडी, फिज़िकल कस्टडी जो है वो बच्चे की एक पेरेंट के पास इस्टेब्लिश हो जाती है, मेड विद द मदर और द फादर, मोस्टली मदर्स के पास। आप कस्टडी जब लिटिगेशन में आते हैं तो मोस्टली कस्टडी आप कंटेस्ट कर रहे होते हैं कि जी मुझे दे दें या दूसरी पार्टी कह रही थी मुझे दे दें। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बच्चे के लिए तो दोनों पेरेंट्स इक्वल हैं, उसके लिए दोनों अहम है। बेहतर ये है कि कस्टडी आप सरेंडर कर दें इन फेवर ऑफ द मदर, सब्जेक्ट शी कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड मैरिज। और साइमल्टेनियसली जहाँ तक आ जाएगी शेयर्ड पेरेंटिंग की बात, आपको इसको मिल रहे 90 मिनट्स, आप इसे इंक्रीज़ करें। जैसे मैंने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, आप उस हदीस की रोशनी में 8 दिन का मुतालबा करें। और वो 8 दिन कुछ इस तरह आप स्केजुअल करें कि आप फ्राइडे वाले दिन फ़र्ज़ करें सुबह 12 बजे बच्चे को हैंड ओवर करें फादर को, और वो संडे को वापस कर दें। और अगर इस तरह भी हो तो 48 आवर्स की ड्यूरेशन है, आपको 8 दिन मिल जाते हैं। अगर आप
समझते हैं कि चलें फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, आप 8 दिन की जगह 6 दिन भी कर दें, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट। अगर आप वो 3 दिन भी बच्चे हैंड ओवर कर दें बाप को और 1 दिन बेशक मदर रखें, क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना है, ट्यूशन्स भी पढ़नी है, तो मदर का भी कंट्रोल होना चाहिए, मदर को भी मौका मिलना चाहिए उनकी खुशियों का। इसी तरह आपकी समर वेकेशन हैं, बच्चा स्कूल गोइंग है, विंटर वेकेशन हैं, स्प्रिंग वेकेशन हैं, स्कूल हॉलीडेज़ आ जाती हैं, पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, रिलीजियस हॉलीडेज़ हैं, इन पे आप इक्वलिटी बेसिस पे कर सकते हैं। मसलन ईद की 3 छुट्टियां आप 2 दिन मदर को दे दें, 1 दिन बाप को दे दें फॉर ओवरनाइट स्टेज। इससे बच्चे की एक शख्सियत में बड़ा निखार आएगा। मसलन एक साइटेशन है, मैं उसका जिक्र करूँगा, बिलखसूस शुरू में सबसे पहले आई 2017 CLC 1747, उसमें एक स्केजुलिंग आई कि 24 आवर्स मिनिमम एक्सेस होनी चाहिए ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। फिर उसी साइटेशन से इंस्पिरेशन ली कोयटा हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा जी आप एट होम विजिटेशन दें। ये जो साइटेशन थी इसमें बच्चे 9 साल प्लस थे। जो कोयटा हाई कोर्ट की जजमेंट है उसमें 3.5 साल की बेटी थी, उन्होंने कहा ठीक है ओवरनाइट नहीं देते आप, इसे घर तो जाने दें, कोर्ट प्रेमिसेस इज़ नॉट ए सूटेबल प्लेस फॉर मीटिंग पर्पजेज। फिर इसको फर्दर इन्हांस किया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने 2018 MLD 1592, उसमें हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया जी 6 साल से प्लस बच्चे की तो कोर्ट विजिटेशन होनी ही नहीं चाहिए, उसकी तो मैक्सिमम एक्सेस होनी चाहिए बाप तक। फिर इसी चीज़ को फर्दर आगे एलॉबरेट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 SCMR 1991 में। वो कॉम्प्रोमाइज़ बेस्ड जजमेंट है। बाकी 3 जो जजमेंट्स मैंने बताई हैं मेरिट्स पे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि आप एक इस तरह की स्केजुलिंग कर दें जिसमें मैक्सिमम इंटरेक्शन बच्चे का बाप के साथ हो। उस बच्चे को पता तो हो ये मेरा दादा है, ये मेरा फुप्पा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा कज़न है, ये मेरी फुप्पू हैं, ये मेरे नए कज़न दुनिया में आ रहे हैं, ये मेरे पुराने कज़न दुनिया से चले गए हैं। उसे तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है सारी लिटिगेशन में। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक एनुअल स्केजुलिंग के तौर पर आना चाहिए। बच्चे की एज के मुताबिक आप डिटर्मिन करें कि अगर वो 3 साल का बच्चा है तो उसकी कितनी मुलाकात होनी चाहिए। बहरहाल बाप है या माँ, जैसे ज़्यादातर नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स बाप हैं, तो उसे उस तक पहचान तो उसे दें, उसको वो ओनरशिप तो दें उस बच्चे को, ये मेरा बाप है। आपने तो वो ओनरशिप बीच में से माइनस कर दी है और वो साइकोलॉजिकली मोर और लेस डिसफंक्शनल बच्चा है जिसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी होगी। वो झूठ भी बोलेगा, वो जस्टिफाई भी करेगा, उससे उसका बचपन ना छीने। बस मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। आखिरत तो बहुत दूर की बात है, उसकी दुनिया तबाह होगी ना। आप देखिए, आप मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, वो मुझे इजीली एक्सेस कर सकता है, वो मुझसे ख्वाहिशों का इजहार कर सकता है, वो मुझे किसी दुकान पे से गुजरते हुए कह सकता है पापा मैंने ये लेना है। पापा उसे समझाएंगे बेटा हालात नहीं हैं, अगर वो ज़िद करेगा पापा कहेंगे ठीक है यार बेटा आप ये ले लो। आप तो उससे वो ओनरशिप ख़त्म कर रहे हैं ना, मान जिसे बच्चे का बाप पे होता है, बेटी का बाप पे मान होता है, वो ख़त्म कर रहे हैं आप। उससे आप जैसे बात करें बाप की आखिरत, बच्चे की आखिरत तबाह हो जाएगी। बच्चा आपको लिटरली, मैंने कितने केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चियाँ नंगी गालियाँ बाप को दे रही हैं, क्योंकि इन्हें इतना प्रोग्राम किया जाता है, इतनी नफरत उनमें इंजेक्ट की जाती है। 90 मिनट में तो वो बाप से थोड़ा मिल रही हैं, वो तो एक अंकल से मिल रही हैं जो 5,000 या 10,000 रुपये मेंटेनेंस लेकर आया हुआ है उनके लिए। सिर्फ उस 5 साल, क्योंकि मेंटेनेंस फंसी हुई है, उस मेंटेनेंस के चक्कर में, उस मेंटेनेंस की लालच में वो मुलाकात हो रही है। बाप वाला तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। वो तो एक अंकल है, एक स्ट्रेंजर्स अंकल है जो महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मुलाकात के लिए आते हैं, आधे घंटे पौने घंटे की मुलाकात करके चले जाते हैं। सर देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मसला ये है कि आज से 25-30 साल पहले जो हमारा सोशल फैब्रिक था उसमें कुछ चीज़ों को हम सप्रेस करते थे। घर बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अब्यूज़ को पी जाते थे, लार्जर इंटरेस्ट में बच्चे ना तबाह, अभी भी करते हैं। लेकिन अब जो एलिमेंट्स मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हैं वो ज़रा एग्रीवेट कर गए हैं घर तोड़ने वाले। पहले शायद इतनी एक्सेस नहीं होती थी। अब मसलन आप हाई कोर्ट जाते हैं, हेबियस कॉर्पस में हाई कोर्ट चले गए हैं आप, और आपने एक स्टोरी वो टिपिकल सी उठाई कि जी मुझे रात को 3 बजे धक्के मार के घर से निकाल दिया, तो हाई कोर्ट का जज आपसे वेरीफाई नहीं करेगा। हाई कोर्ट का जज सीधा डायरेक्शन देगा SHO को जी बच्चे लेके पेश करो। और आप खुद सोचेंगे, रात को एक शरीफ आदमी है जिसकी बीवी नाराज़ होकर चली गई और रात के 3 बजे थानेदार साहब 4 सिपाही लेके पहुंच गए और उन्हें बता रहे हैं दर के सुबह हाई कोर्ट पहुँचे बच्चे लेके, और वो बच्चे हाई कोर्ट पेश होते हैं और बच्चे हैंड ओवर कर देती है कोर्ट मदर को फॉर एवर एनी रीज़न। तो डू यू थिंक कि वो घर दोबारा रिजॉल्व कर सकेगा अपने इश्यूज़, जिसके रात को 3 बजे पुलिस आई हो, छापा पड़ा हो? मेरा तो नहीं ख्याल। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक जो बेरिफ के अंदर प्रोसीडिंग्स हम इनिशिएट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले कर रही हैं घर की डैमेजिंग में। इसी तरह मामूम भाई, अब देखें उनकी बहरहाल बेटी है, मेरी बेटी अगर आके मुझे एक बात बताएगी तो मेरा हक़ ये है कि मैं उसे वेरीफाई करूँगी ये वाकई सच कह रही है। वो जज्बाती, अल्लाह ने औरत को जज्बाती बनाया है, जज्बात में वो कई दफ़ा रो में बढ़ जाती है, लेकिन हम लोग भी फ़ौरन फिर उसकी बात पे अमना और सदकना क्या है कि सीधा करने चल पड़ते हैं दामाद को ख़ास तौर पे।
तो फिर वो एग्रेवेट हो जाती हैं सिचुएशंस, वो टूटते चले जाते हैं, घर जुड़ते नहीं हैं। वो बड़े बूढ़े ख़त्म हो गए हैं जो बिठाते थे पुत्र तू भी बह जा, पुत्र तू भी बह जा, अब वो लोग नहीं हैं। अब वो कहते हैं अच्छा यार इन्हें इंज किता मैं लकीरां भी कटावांगा, मैं सीधा भी करांगा। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें थर्ड पार्टी एलिमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इधर बात कर उधर बात कर उधर बात कर, मामला ख़राब हो जाता है, मामला दबता नहीं है। फिर मैं वो उस सिलसिले में आपको असेस करता हूँ। देखिए मैं कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ और मैंने एट होम विजिटेशन राइट्स की रिक्वेस्ट की कोर्ट से, और मैंने कहा जी बहुत जुल्म हो रहा है, 2 घंटे की मुलाकात है। एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस वाज एडजुडिकेटिंग दैट मैटर, और उन्होंने कहा भाई जो जिसे तकलीफ़ होगी ना वो मेरे पास आ जाएगा। मिस्टर सिद्दीकी यू आर द ओनली वन हु हैज़ अप्रोच मी, मैं आपको रिलीफ दे देता हूँ, आपके क्लाइंट को रिलीफ दे देता हूँ, बाकी जिससे तकलीफ़ होगी मेरे पास आ जाए। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एवरेज निकलें बहुत रिस्ट्रिक्ट करके, तो भी कम से कम 10 से 12 हज़ार केसेस ज़रूर पेंडिंग हैं। 10 से 12 हज़ार लोग तो मुमकिन नहीं है आप हाई कोर्ट जा सकें। अगर 100 लोग भी हाई कोर्ट जाते हैं और वो कहते हैं कि सर ये कोर्ट की मुलाकात ख़त्म करके हमें घर की मुलाकात दीजिए, हमारे बच्चे 6-6 साल से ज़्यादा हैं और हम कस्टडियाँ सरेंडर करते हैं इन फेवर ऑफ द मदर, हम इंडेमनिटी बॉन्ड्स भी भरते हैं, हम PR बॉन्ड्स भी देते हैं, हमें एक्सेस घर की दी जाए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। हो सकता है कि वो इन 100 बंदों को शायद मुलाकात ना मिले, हो सकता है शायद वो इन्हें रिलीफ ना मिले, लेकिन इस चीज़ की फॉर श्योरिटी है कि जो इनके पीछे 2000 बंदा आ रहा है, जो आप जिस माशरा आपका जिस नहज पे जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तलाक़ें ख़त्म हो सकें या रेशियो ऑफ खुला ख़त्म हो सके। थेरेटिकली हम बड़ी बातें करेंगे जी खुला इलीगल है, ये है वो अन इस्लामिक है, सो एंड सो फोर्थ, लेकिन हम एजिटेट नहीं करते उसे कोर्ट के सामने। बदकिस्मती हमारी ये है, और कोर्ट का डायरेक्शन या कोर्ट का डिक्टम डिसाइड करेगा कि क्या लेजिटिमेट है क्या इलिजिटिमेट है। तो उसके लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लोगों को खड़ा होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाएँ अपने बच्चों की खातिर। कोर्ट से मांगें तो सही कि हमें घर की मुलाकात दें, कोर्ट को कहें तो सही कि हमें शेयर पेरेंटिंग के ऊपर लेकर आएँ, हम सोल कस्टडी से बाहर निकालें। यूरोप में तो ऐसा नहीं होता, यूरोप में तो बच्चे कोर्ट्स में नहीं आते। आपने तो अगर 6 साल या 5 साल के बच्चे को कोर्ट प्रोसेस से रोशनास करा दिया, उसे पता है कि यार मैंने किस तरह निकलना है, उसके सामने जजेस भी हैं, उसके सामने बेड़ियाँ लगे हुए क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं, पुलिस भी है, असला भी है, और फिर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो बच्चा एक बड़ा सेंसिबल और एक बड़ा हम्बल और एक बड़ा वो नॉर्मल इंसान बन के सोसाइटी में शामिल होगा, तो फिर आपकी खुशवाए खाम ख्याली के तो कुछ भी नहीं है। सर आपने देखें उनसे तो लेना ही कुछ नहीं ना। अगर आप पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको रिलीफ दे दे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कंपैशन फ्रॉम योर एनिमीज़। आपने तो कोर्ट से बात करनी है, आपने तो कोर्ट के साथ बार्गेन करनी है कि जी मैं कस्टडी छोड़ता हूँ, आप लेट इट भी ख़त्म करें, आप मुझे स्केड्यूल दे, मैं आउट हूँ ऑफ द कोर्ट। और ये जो थ्योरी है ना जी 7 साल और 14 साल वाली, ये मेरे ख्याल में तो इट्स ओनली एन होक्स, ओनली ए होक्स। ये फिक्टिशियस सी बात है, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई प्याली तो है नहीं इंसान का बच्चा कि वो पहले 2 साल इधर है, 2 साल के बाद उठा के आपको पकड़ा देंगे। उसकी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट्स हैं, कैसे वो आपको दे देंगे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपका 2013 में झगड़ा हुआ बच्चे को, आपने बच्चा उसको 2 साल का था, 2018 में बच्चा हो गया 8 साल का, तब आप कहेंगे जी मुझे बच्चा हैंड ओवर कर दें। क्यों हैंड ओवर कर दें? वो 5 साल अटैच रहा अपने माँ के साथ, उसकी बाकायदा ग्रोथ है, इस चीज़ को आपने समझना है। इसी तरह बच्ची है 14 साल की, आप 14 साल की बच्ची से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वन फाइन मॉर्निंग माँ के घर से उठे और वो बाप के पास हैंड ओवर हो जाए? इट्स नॉट पॉसिबल मेरी अंडरस्टैंडिंग। और ये बच्चे के साथ जुल्म है, मैं समझता हूँ कि बच्चे के साथ ज़्यादती है। बजाय इसके कि आप इस स्टेज इस फोकस इस पॉइंट को लेके चलें जी बच्चा अब 7 साल का हो गया या बेटी 14 साल की हो गया, नाउ आई शुड गो फॉर कस्टडी। बट ट्राई टू स्टार्ट हैविंग योर चाइल्ड, वो जिसके पास भी है। सर मैं आपको लाहौर की एग्जांपल दूंगा। मैंने 2013 में लाहौर में विद 93 नॉन कस्टोडियल फादर्स एक जॉइंट रेट पिटीशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और 2011 में फ़ाइल की थी, और 2013 में वहाँ पे ना सिर्फ डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने, बल्कि रिफॉर्म्स भी इनिशिएट हुई थी। बच्चों की मुलाकातों की जगह चेंज हो गई थी, सर्विसेज ऑफ नोटिस का तरीका तब्दील हो गया था। थ्रू आउट पंजाब 8 डिवीजनल हेडकोार्टर्स में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्सेस स्पेशली बिल्ड हुए थे जहाँ पे बच्चों की मुलाकात होती, प्रोटोकॉल सेट हो गए थे। तो सिमिलर शुड बी द केस विद द कराची हाई कोर्ट। सिर्फ मसला ये है कि कराची हाई कोर्ट के पास अभी तक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एजिटेशन नहीं हुई है। आपका फंडामेंटल राइट है, आप इन्वोक कीजिए। आई एम प्रेटी श्योर कि यहाँ पे रिलीफ भी मिलेगा और थिंग्स वुड बी बेटर। और जिन बच्चों की उम्रें 6 साल प्लस हैं
उनकी बॉन्डिंग अपने बाप से अपनी माँ से कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी इस 90 मिनट के होक से बाहर निकल के। देखिए, आप तो जनरल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाएंगे ना जी, आप तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करेंगे। जो 4 घंटे जिन्हें मिल लिए घर की, दैट शुड हैव बीन एनहांस्ड, व्हाई नॉट फॉर एन ओवरनाइट। मैं तो ये गुजारिश करूँगा कोर्ट से कि जनाब आप ओवरनाइट स्टेज दें, आप स्केड्यूल सेट करें कि ये बच्चा 3 साल का है, ये 5 साल का है, ये 7 साल का है, इस पर गाइडलाइंस इशू होनी चाहिए। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की, जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसके ऊपर गाइडलाइंस इशू की, वैसे व्हाई नॉट सिंध हाई कोर्ट शुड इशू गाइडलाइंस जो गार्डियन जजेस को बताया कि भाई अगर बच्चे की ये स्पेसिफिक एज है तो इसके मुताबिक इतनी मुलाकात आपकी देनी चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड गाइडलाइंस इशू होनी चाहिए ना। यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज है, और वो डिस्क्रिप्शन भी सिर्फ कोर्ट प्रेमिसेस से आगे जाती नहीं है। आपकी कितनी देर की मुलाकात है? 4 घंटे की मुलाकात। आपकी बेटी आई थिंक 9 साल की और 11 साल की हैं, 8 और 6 की बेटी है। 8 साल की बेटी की क्यों ना मुलाकात फॉर 24 आवर्स होनी चाहिए? क्यों नहीं इनसे इन्हांस होना चाहिए? आफ्टर ए सर्टन स्पेसिफिक पीरियड, 6 महीने, साल के बाद इन्हांस होनी चाहिए मुलाकात। 2018-17 में कहीं आपने ऑर्डर ले लिया फॉर 4 आवर्स, वो 4 आवर्स थोड़ी चलती रहनी चाहिए सारी ज़िंदगी। बच्ची ग्रो कर रही है, उसकी नीड्स बढ़ रही हैं, उसकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। सर, हमारे पास हैं 20 के करीब लोग हैं जो विलिंग हैं। अभी चूंकि कोविड है और साथ समर वेकेशन शुरू हुई है हाई कोर्ट में, दैट्स द रीज़न। और साथ मेरी अवेलेबिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकी, मुमकिन नहीं हो सकी, दैट्स वाई द रीज़न वी हैव हॉल्टेड। अदरवाइज वी वर ऑलवेज ऑल्सो प्लानिंग टू अप्रोच हाई कोर्ट इन CPs, in individual CPs, but I will try कि on my next visit इंशाल्लाह I will file a joint writ petition। सर, इस तरह की मिसालें माँ को क्यों नहीं देते, बाप को क्यों देते हैं? ऐसी मिसालें माँ को क्यों नहीं देते? दें माँ को भी कि भाई बाप के बच्चे हैं, नुत्फा उसका, उसे दे दें बच्चे, क्यों नहीं देते? अनफॉर्चुनेटली थ्योरीज हैं लॉ अपनी लाइफ की, आपको वो कोशिश कर रहे होते हैं डी ट्रैक करें। आपको सिर्फ एक चीज़ मुझे बता दें, देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग है बच्चा पैदा करना ताल्लुक़ नहीं हुआ करता, पालने की मोहब्बत होती है। अगर मेरी माँ ने मुझे पाला है तो वो उसको एक एक दिन एक एक लम्हा याद होगा। मेरे लिए अगर कोई चीज़ अहमियत का हामिल है तो वो मेरे बाप का दिया हुआ पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, बल्कि यह है कि मेरी बर्थडे थी, मेरा बाप मौजूद था, मेरी सालगिरह थी, मुझे चोट लगी थी, मेरा बाप मुझे हॉस्पिटल लेके गया था, मैं गिर पड़ा था, मेरी लड़ाई हो गई थी, मेरा बाप पीछे आके खड़ा हो गया था। ये मेरे पोजेशंस हैं। इस पे मैं रो भी पढ़ूंगा, इस पे मैं खुश भी होऊंगा कि यार देखो मेरा बात, इस पे मैं फ़ख्र भी महसूस करूंगा। मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है? मुझे 5,000 या 10,000 रुपये एक बंदा दे के चला जाता है, उसके बाद मेरी शक्ल नहीं देखता। मैंने उसके साथ, और आपको लगता है कि मैं अगर मरूँ, मेरे वालिद अगर यानी मेरे एक्सेस नहीं है, मैं बच्चा हूँ, चाइल्ड ऑफ डिवोर्स हूँ, और मुझे वन फाइन मॉर्निंग पता चलता है मेरा बाप मर गया, डू यू थिंक मैं उसकी मग़फ़िरत की दुआ करूँगा? या डू यू थिंक मैं नमाज़ पढ़ के उसके लिए दुआएं खैर करूँगा कि अल्लाह बख्श दिए, नेक आदमी था? आप गार्डियन कोर्ट जाएँ, वहाँ पे बैठें, देखें लोगों को, वहाँ पे आपको 12-12, 15-15 साल की बच्चियाँ बापों को ऐसी नंगी गालियाँ देती नज़र आएंगी। बारिश मस्जिद मेहराबें बनी हुई उनके चेहरों पे, चेहरे से नूर टपक रहा है, बेटियाँ नंगी गालियाँ दे रही हैं उन्हें। देखिए 1864 का कानून है ये, गार्डियन वार्ड्स एक्ट, 2020 आ गया, 146 साल हो गए, एक अमेंडमेंट नहीं आई इसमें। लोगों को तकलीफ़ ही नहीं है। तकलीफ़ होगी तो शोर डालेंगे ना, शोर नहीं डालते, चढ़ जाए बस।